रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM। 89.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आपने ट्यून किया है रेडियो KGMU गूंज। मैं हूं आपके साथ आरजे अभी, और एक बार फिर से लेकर के आ चुका हूं आप सब के लिए बहुत ही शानदार सा कार्यक्रम जिसका नाम है देश की शान हमारा किसान। जी हाँ, इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से ये प्रायोजित कार्यक्रम रेडियो KGMU गूंज आपके लिए लेकर के आ रहा है, और इसमें हम बात करते हैं किसान भाई बहनों के फ़ायदों से जुड़ी हुई कि कैसे आप खेती किसानी कर सकते हैं, कैसे आप कम लागत में ज़्यादा पैदावार पा सकते हैं, और कैसे अपने जो खेतों में आपकी जो फसलें हैं उनमें कैसे आप खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं, कैसे उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि छोटी मोटी बातें, चाहे वो सिंचाई से जुड़ी हों, चाहे वो उर्वरक से जुड़ी हों, चाहे वो रासायनिक उर्वरकों की बात हो, ये सारी बातें हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इस समय बहुत ज़रूरी मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं, जो कि है खरीफ की फसलों में खरपतवार का प्रबंधन। जी हाँ, खरीफ की फसलों की बुआई अब लगभग शुरू होने वाली है, और ऐसे में आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे इनमें खरपतवार का प्रबंधन करें। जाहिर सी बात है कि इस विषय पर हमारे सवालों का जवाब देने के लिए एक एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जी। आप इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद अभी। सर, जैसा कि अभी हमने शुरुआत में कहा कि आज हम बात करेंगे खरीफ की फसलों में खरपतवार के प्रबंधन के बारे में। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हमारे किसान भाई बहनों को आप यही बताइए कि भाई खरपतवार का नियंत्रण खरीफ की फसलों में कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इस पर थोड़ी भी लापरवाही बरती जाए तो कैसे नुकसान हो सकता है? बिल्कुल, अभी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। अभी हम लोग खरीफ सीजन के जस्ट मुहाने पे खड़े हैं जी। और हमारे किसान भाई तमाम तरह की फसलें जो खरीफ में हमारे यहाँ उगाई जाती हैं, जैसे कि धान हो गया, मक्का हो गया, और ज्वार हो गया, चना हो गया, उड़द हो गया, मूंग हो गया, सोयाबीन हो गया, बहुत सारी फसलें हैं जो हमारे किसान भाई खरीफ के मौसम में उगाते हैं। और इन सारी फसलों में जो है खरपतवार की एक समस्या आती है जो है। बिल्कुल। तो अगर हम लोग खरीफ की फसलों में जो खरपतवार है उसकी बात करें तो खरीफ के मौसम में स्पेशली जो खरपतवारों का जो प्रकोप होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि इसी मौसम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और फसलों की जो पैदावार है वो विशेष तौर पे 3-4 प्रमुख चीजें हैं जिस पे निर्भर करती हैं। उसमें से खरपतवार का नियंत्रण हो गया, और कीट हो गए, पादप रोग हो गए, ये जो है ज़्यादा जो है पैदावार को विशेष तौर पे नुकसान पहुंचाते हैं। कृषि उत्पाद में अगर कुल वार्षिक हानि को देखा जाए तो खरपतवारों का अगर समुचित नियंत्रण नहीं किया जाता है तो पैदावार में करीब 45% तक नुकसान होने की संभावना होती है। कीटों से अगर अपनी फसलों को नहीं बचाया गया तो पैदावार में करीब 30% तक नुकसान होने की संभावना होती है। और अगर रोगों से पौधों को नहीं बचाया गया, जो विभिन्न प्रकार के जो पादप रोग होते हैं, तो उस दशा में 20% जो है पैदावार की नुकसान हो सकती है, और अन्य कारकों के द्वारा करीब 5% जो है पैदावार में नुकसान का आकलन किया जाता है। अब स्पेशली चूंकि पैदावार में सबसे ज्यादा जो है नुकसान ये खरपतवार ही करते हैं, तो सबसे पहले खरपतवारों के नियंत्रण को करने से पहले सबसे पहले ये जानना चाहिए कि खरपतवारों को के बारे में अच्छी समझ होनी चाहिए। बिल्कुल। कि किस तरीके के खरपतवार हैं और उसको हम किस तरीके कौन सा तरीका अपना करके उनको जो हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो खरपतवार के नियंत्रण के लिए सबसे पहले, जैसे मैंने बताया, कि खरपतवारों की जानकारी होना अति आवश्यक है। अब वर्षा आधारित जो उपजाऊ भूमि है उसमें प्रायः जो है 1 वर्षीय या बहुवर्षीय खरपतवार अधिक उगते हैं, जबकि जो निचली भूमि होती है उसमें 1 वर्षीय जो है घास होती है, मोथा वर्गीय घास होते हैं, और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार उसमें पाए जाते हैं जहाँ पर जो है निचली भूमि होती है। अब खरीफ की फसलों में जो तमाम तरीके के जो अगर खरपतवार जो पाए जाते हैं, अगर हम उनका एक विभाजन करें कि कितने प्रकार के खरपतवार हैं, तो उनको हम मुख्य रूप से
मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले तो चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं जी। अब ये जो है 2 बीज पत्रीय पौधे होते हैं और इनकी पत्तियां जो होती हैं वो प्रायः जो है चौड़ी होती हैं। जैसे सफ़ेद मुर्ग है, कनकौआ है, जंगली जूट है, जंगली तंबाकू है, ये सारे हैं जो खरपतवार हैं जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं। तो पहली कैटेगरी तो ये हो गई। दूसरी कैटेगरी होती है जो सकरी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं। अब इनको घास कुल के खरपतवार भी कहते हैं क्योंकि ये घास के कुल के होते हैं। और इस कुल के खरपतवारों की पत्तियां जो होती हैं वो पतली होती हैं और लंबी होती हैं। और जो इस सीजन में आती हैं जैसे सांवा हो गया, दूब हो गया, घास हो गया, इकानोक्लोआ हो गया, ठीक है, जो तमाम तरीके के हैं जो पतली पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं जिनको नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है खरीफ के फसलों में जो है। तीसरा जो वर्ग है वो मोथा वर्गीय खरपतवार होते हैं और इस कुल के जो खरपतवार की पत्तियां होती हैं वो लंबी होती हैं और तना जो है तीन किनारों वाला जो है तना होता है इनका और ये ठोस होता है, मतलब तिकोना टाइप का होता है इनका तना और वो ठोस होता है। और इन जो मोथा वर्गीय खरपतवार होते हैं इनकी जड़ों में गांठ पाई जाती है जैसे कि मोथा होता है। मोथा आपने देखा होगा कि जमीन के ऊपर पतला सीज के रूप में रहता है और इसको जब आप इसकी खुदाई करके देखेंगे तो इसकी जड़ों में जो है गांठ पाई जाती है। और ये सबसे ज्यादा समस्या का होता है कि अगर हम किसी भी रासायनिक विधि से अगर इसका हम नाश कर देते हैं तो जो गांठ होती है उससे वहां से फिर से दोबारा से ये जन्म ले लेते हैं। किसान भाई बहन मुझे लगता है इसको लेकर के खासकर बहुत ज्यादा समस्या होती है कि मोथा वर्गीय जो खरपतवार होते हैं उनका हम नियंत्रण कैसे करें। तो ये मुख्य जो थी खरपतवार हमने आपको बताया। इसके साथ में हम एक चीज और बताना चाहेंगे आपको कि फसलों में खरपतवारों से हानि की संख्या, किस्म और फसल में जो प्रतिस्पर्धा होती है वो समय पर भी निर्भर करती है। किस समय, जैसे जो वार्षिक फसल है उसमें यदि खरपतवार जो है बुआई के 15 से 30 दिन के अंतर पर निकाल दिया जाए तो उपज पे जो है विशेष कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने वार्षिक फसल की बात करी कि जो साल भर की फसलें हैं अगर उसमें खरपतवार जो है बुआई के 15 से 30 दिन के अंदर निकाल दिया जाता है तो किसान भाइयों को उपज में कोई ज्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं होती है। और अगर बुआई के 30 दिनों के समय से ज्यादा समय लेते हैं और उसके बाद खरपतवारों को नष्ट करते हैं तो वहां पर उपज में नुकसान होने की संभावना है। इसलिए खरपतवारों का नियंत्रण भी करना है और समय भी देखना है कि कम से कम समय में, बुआई के जितने कम से कम समय में हम अपने खरपतवारों को नियंत्रण कर लेंगे उतनी अच्छी फसल लेने के हकदार हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे खरीफ में बहुत सारी फसलें बोई जाती हैं तो उनमें अलग अलग फसलों में अलग अलग खरपतवारों का प्रभाव होता होगा? देखिए अलग अलग फसलों में अलग अलग तरीके के खरपतवार होते हैं, ठीक है। देखिए खरपतवार की बात करें तो खरपतवार क्या होता है, जो भी फसल हमने किसान भाई ने बोई है उसके अतिरिक्त जी अनवांटेड प्लांट अदर देन क्रॉप, मेन क्रॉप जो मुख्य फसल है उसके अलावा जो कुछ भी अगर खेत में जम गया है तो वो खरपतवार की श्रेणी में आता है। अब मान लीजिए हम रासायनिक विधि से उस खरपतवार का नियंत्रण करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब हमने कहा कि मान लीजिए हम धान की हमारी फसल है और उसमें कहीं गलती से गेहूं के बीज गिर गए और वो भी जम गया, बाय द वे मान लीजिए जम गया। खैर वो रबी की सीजन है और ये खरीफ सीजन का फसल है, लेकिन मैंने एक उदाहरण के लिए आपको समझाने की कोशिश करी कि धान की फसल में अगर गेहूं के कुछ बीज गिर गए और वो भी जम गए तो आप गेहूं को क्या मानेंगे, फसल मानेंगे या खरपतवार मानेंगे? भाई अगर धान की खेती हम कर रहे हैं तो उसे भी हम खरपतवार ही मानेंगे। तो धान की खेती अगर कर रहे हैं तो हमारा मुख्य फसल धान है, धान के अलावा कुछ भी उग जाएगा तो वो खरपतवार की श्रेणी में आ गया। अब हम जिस दवाई का स्प्रे करेंगे वो दवाई कैसे समझ पाएगी कि आप जो है किसको खरपतवार मान रहे हैं और किसको मुख्य फसल मान रहे हैं? तो इसलिए अलग अलग तरीके के पौधों को मारने के लिए अलग अलग दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए अलग अलग फसलों में जो है अलग अलग तरीके से रासायनिक विधि से खरपतवारों का प्रबंधन करना जरूरी होता है।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपने बताया कि भाई हम तो जानते हैं कि भाई हमने धान की खेती की है और हमको खत्म करना है गेहूं की उस अनवांटेड फसल को, जी तो लेकिन ये केमिकल कैसे समझेगा? बिल्कुल। यानी कि जैसे अगर आप गेहूं धान की खेती कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको केमिकल का इस्तेमाल करना होगा। आप मक्के की, कपास का या फिर उड़द का, इन सब का आप यूज कर रहे हैं अब अगर खेत बना रहे हैं। एक उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, मक्के जी। की खेती आपने करी, अब मान लीजिए गलती से उसमें कुछ धान के बीज भी उगाए, हाँ तो आपको अब खरपतवार का नियंत्रण करना है, अब दवाई का इस्तेमाल करना है, तो कौन सी दवाई इस्तेमाल करेंगे? वो दवाई खरपतवार मतलब सही मामले में तो ये चाहिए कि वो दवाई जो है आपके मक्के के पौधे को छोड़ करके धान के पौधों को नष्ट कर दे, क्योंकि वो धान का पौधा जो उसमें जम गया है वो खरपतवार होगा उसके लिए जो है। और धान की फसल में वहां पे वो दवाई धान के खरपतवार को छोड़ दे रही है, बाकी को मार दे रही है। देखिए खरपतवार नाशी जो होता है, मुख्य रूप से अगर खरपतवार नाशी की बात करें और उनके विभाजन की बात करें तो दो तरीके के खरपतवार नाशी होते हैं। एक हो गया सिलेक्टिव और एक हो गया नॉन सिलेक्टिव। नॉन सिलेक्टिव खरपतवार नाशी कौन से होते हैं? वो किसी में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। नॉन सिलेक्टिव खरपतवार वाले मतलब आपने जहां भी आपने स्प्रे कर दिया नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड का, वहां पे जो भी ग्रीनरी होगी वो सब खत्म कर देगा, सब कुछ खत्म कर देगा। तो उसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? मान लीजिए हमारे कोई खेत है, उसमें हमें जो है किसी फसल की बुआई करनी है, हम देख रहे हैं खरपतवार उसमें बहुत ज़्यादा है, तो हमने जुताई करने से पहले उसमें नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड का इस्तेमाल करके जो खरपतवार है सारे को नष्ट कर दिया, उसमें कुछ भी बचेगा नहीं। नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड को हम किसी फसल के ऊपर कभी नहीं डालते हैं। लेकिन ये बुआई से पहले आपको करना पड़ेगा। बुआई से मतलब अगर किसी भी खेत में खरपतवार ज्यादा है और उसको आप नष्ट करना चाहते हैं, अभी आपने बुआई नहीं करी है किसी फसल की, क्योंकि मैंने बताया वो नॉन सेलेक्टिव है, वो किसी भी भेदभाव नहीं करेगा, किसी भी पौधे में भेदभाव नहीं करेगा। वो जो भी ग्रीनरी होगी, जो भी हरापन होगा पूरे खेत में, वो सबको नष्ट कर देगा। चौड़ी पत्ती, पतली पत्ती, मोथा वर्गीय, जितनी भी तरीके की इवन कुछ भी होगा उस सबको खत्म कर देगा। वो किसी में सिलेक्शन नहीं करेगा, चुनेगा नहीं, वो सबको मार देगा। तो वो एक कैटेगरी हो गई आपकी नॉन सेलेक्टिव। अब दूसरी जो कैटेगरी होती है खरपतवार नियंत्रण की, वो दूसरी कैटेगरी जो है हर्बिसाइड की होती है, वो होती है सेलेक्टिव। सेलेक्टिव मतलब चुन के। अब धान की फसल में उस खरपतवार नाशी को क्या चुनना है? धान को छोड़ के बाकी जो अनवांटेड पौधे हैं उनको हटाना है। तो उसके हिसाब से वहां पे उसको सिलेक्शन करना है। अगर हम सोयाबीन फसल की बात करें तो सोयाबीन की फसल को छोड़ के बाकी दूसरी जो फसल, अब सोयाबीन की मेन फसल है, मान लीजिए उसमें गलती से धान भी उग गया, तो हमको उसमें ऐसा खरपतवार नाशी इस्तेमाल करना कि हमारी सोयाबीन की फसल को ना नुकसान पहुंचाए, बाकी सोयाबीन के अलावा जो भी अलग दूसरा कुछ है वो उसको मार दे। इसीलिए जो है अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग सेलेक्टिव हर्बिसाइड का इस्तेमाल करना होता है। बिल्कुल, यानी कि अब हमारे किसान भाई बहनों के मन में ये ज़रूर सवाल उठा होगा कि भाई तरह तरह की हम खेती करते हैं, मान लीजिए धान की खेती कर रहे हैं तो उसमें कैसे हम यूज़ करें, मान लीजिए मक्के की खेती कर रहे हैं, ज्वार की खेती कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब आपको एक एक करके बताना चाहिए, और ताकि वो लोग भी कायदे से समझ सकें कि भाई अगर जैसे खरीफ में मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो धान की खेती की जाती है, तो इसमें अगर हम खरपतवार नियंत्रण की बात करें या उनको नष्ट करने की बात करें तो कैसे, किस केमिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे खत्म कर सकते हैं? देखिए धान की फसल में खरपतवार के नियंत्रण के लिए सबसे पहले चाहें तो आप किसान भाई ऑक्सी फ्लोरफेन टेक्निकल एक आता है, उसका 150 से लेकर के 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर की डोज से जो है बुआई से 0 से 3 दिन, यानी बुआई करने के तुरंत बाद से लेकर के 3 दिन के अंदर जो है सकरी और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए ऑक्सी फ्लोरफेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल ज्यादातर वहां करते हैं जहां पर सीधी बुआई हो रही है धान की जो है। इसके अलावा जहां पे धान की रोपाई होती है, धान की रोपाई करते हैं, तो धान की रोपाई के तुरंत बाद किसान भाई पेटिलाक्लोर को का इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा लीटर पेटिलाक्लोर 1 एकड़ में इस्तेमाल करना होता है, और ये रोपाई के तुरंत बाद करना होता है। रोपाई के तुरंत बाद से लेकर के रोपाई के मैक्सिमम 3 दिन के अंदर पेटिलाक्लोर का स्प्रे कर करके जो है खरपतवारों को नियंत्रण करते हैं। अब ये चूंकि बुआई के तुरंत बाद इस्तेमाल किया जा रहा है खरपतवार नाशी, तो इसको बोलते हैं प्री इमरजेंस हर्बिसाइड, यानी कि
खरपतवार के उगने से पहले ही हमको खरपतवार नाशी डाल देना है। ठीक है, एक ये हो गया ना, एक प्री इमरजेंस हो गया, एक पोस्ट इमरजेंस हो गया। प्री इमरजेंस का मतलब ये है कि हमने किसी भी खेत में कोई खेती की कोई फसल लगाई और हम चाहते हैं कि उस खेत में कोई खरपतवार ना उगे, उसके लिए उगे ही ना, उसके लिए हमको प्री इमरजेंस हर्बिसाइड का इस्तेमाल करना है। और हमने कोई भी फसल की खेती करी और उसमें खरपतवार आ गए हैं, अब उसमें जो हम लोग खरपतवार आ गए हैं, अब उसको मारने के लिए जो हर्बिसाइड का इस्तेमाल करेंगे वो पोस्ट इमरजेंस, मतलब घास के उगने के बाद जब हम दवाई का स्प्रे कर रहे हैं खरपतवार नाशी का, तो वो पोस्ट इमरजेंस हो गया। तो पेटिलाक्लोर और ऑक्सीफ्लोरोफेन जो हमने बताया, ये प्री इमरजेंस हर्बिसाइड के कैटेगरी में आ रहे हैं। अब पेटिलाक्लोर में हमें किसान भाइयों को एक चीज बताना है जिसमें सावधानी बरतना है किसान भाइयों को। पेटिलाक्लोर का स्प्रे रोपाई के बाद करना है। बहुत सारे किसान भाई गलती कर देते हैं कि खेत में पलेवा करने के बाद पेटिलाक्लोर का इस्तेमाल कर देते हैं, उसके बाद रोपाई करते हैं। पेटिलाक्लोर एक्चुअली समझिए, अभी इस चीज़ को समझना जरूरी है कि पेटिलाक्लोर काम कैसे करता है। जब भी हम पेटिलाक्लोर का स्प्रे धान की फसल में करते हैं तो वो पानी के और जमीन के बीच में, कीचड़ में चूंकि धान का रोपाई हुआ है, तो उस कीचड़ में मिट्टी की सतह पर जो है ये पेटिलाक्लोर एक लेयर बना लेता है, एक जो है लेयर बना लेता है। और जो चूंकि नमी आएगी तो जो खरपतवार के बीज है वो उगने की कोशिश करेंगे, तो ये जो पेटिलाक्लोर होता है उन खरपतवारों को अंकुरित नहीं होने देता। अगर वो अंकुरित होते हैं तो उनका जो अंकुरण करके जो उनका रेडिकल और प्लूम्यूल जो निकलना है उसको निकलने नहीं देता है, वो आवरण उसको रोक लेता है, इसलिए खरपतवार उग नहीं पाते हैं। तो अगर किसान भाई रोपाई करने से पहले पेटिलाक्लोर का इस्तेमाल कर देंगे तो लेबर जब रोपाई करने के लिए जाएगी तो जो लेयर है वो लेयर टूट जाएगी। तो इसलिए रोपाई के बाद करना है। दूसरा, एक सावधानी और बरतनी है, ये किसान भाइयों को सुनिश्चित जरूर करना चाहिए कि खेत में कम से कम 48 से लेकर के 72 घंटे तक पानी टिका रहे। अगर पेटिलाक्लोर का इस्तेमाल किया और खेत सूख गया तो दवाई काम करने की संभावना कम हो जाएगी या नहीं करेगी। तो खेत में 48 घंटे से लेकर के 72 घंटे तक पानी का टिकना बहुत जरूरी है, तभी पेटिलाक्लोर काम करेगी। तीसरी और एक आखिरी सावधानी किसान भाइयों को करनी चाहिए कि पेटिलाक्लोर का जब भी स्प्रे करें रोपाई के बाद, छिड़काव जो है वो सीधी दिशा में नहीं करना है। कदम को पीछे हटाते हुए, मतलब आप स्प्रे करते हुए कदम को पीछे हटाते रहें। मतलब आपको छिड़काव करते हुए आगे नहीं बढ़ना है, पीछे आना है। क्योंकि आप छिड़काव करते हुए आगे बढ़ोगे तो उस लेयर के ऊपर पैर रखते जाओगे तो आपके पैर के नीचे जो जितना लेयर आएगा वहां पे खरपतवार उगने की संभावना आ जाएगी। तो आप हमेशा छिड़काव करते हुए पीछे की डायरेक्शन में अगर चलेंगे तो इससे जो है खरपतवार का नियंत्रण कर पाएंगे और अच्छा रिजल्ट पा सकेंगे। अब तीसरी दवाई जो है उसको मैं बताऊं, एक बेनसल्फुरान और पेटिलाक्लोर का जो मिक्सचर है, इसका ये भी उपलब्ध है। मैं टेक्निकल बता रहा हूँ, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं बता रहा हूँ। तो बेनसल्फुरान और पेटिलाक्लोर ये करीब 660 ग्राम लेना है प्रति हेक्टेयर की दर से, और ये भी इसको भी जीरो रोपाई के तुरंत बाद से लेकर 3 दिन के अंदर अगर जो है इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये सकरी पत्ती, चौड़ी पत्ती और मोथा वर्गीय जो खरपतवार होते हैं उनके नियंत्रण में किसान भाई नियंत्रण कर सकते हैं। चौथी दवाई एक आती है पायराजो सल्फुरान के नाम से आती है। पायराजो सल्फुरान को भी ये भी प्री इमरजेंस है और 25 ग्राम जो है इसको प्रति हेक्टेयर बुआई के जो है बुआई के समय से लेकर के 5 दिन के अंदर या रोपाई के 8-10 दिन के बाद भी जो है चौड़ी पत्ती और मोथा वर्गीय खरपतवारों के नियंत्रण के लिए पायराजो सल्फुरान का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक फिनॉक्साप्रोपी इथाइल करीब 60 से 70 ग्राम की डोज लेकर के प्रति हेक्टेयर जो है यह बुआई के 20 से 25 दिन के बाद जो है अगर इस्तेमाल करते हैं तो खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा जो है बिस्पायरीबैक सोडियम 25 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 15 से 20 दिन के बाद अगर करते हैं, स्प्रे करते हैं तो सकरी पत्ती, चौड़ी पत्ती और मोथा वर्गीय जो खरपतवार होते हैं उनका
नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा एक दवाई और मुझे समझ में आ रही है, इथोसल्फुरान एक आता है, इथोसल्फुरान पुराना टेक्निकल है, वो करीब 18 ग्राम जो है प्रति हेक्टेयर की दर से लेके अगर बुआई के 10 से 15 दिन के बाद करते हैं तो चौड़ी पत्ती और मोथा वर्गीय, पतली पत्ती को नहीं करेगा, चौड़ी पत्ती और मोथा वर्गीय जो खरपतवार हैं उनके रोकथाम के लिए इसका इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं। तो धान की खेती में ये सारे हर्बिसाइड्स हैं जो हमने चर्चा करी आपसे, इनका इस्तेमाल करके किसान भाई अपने फसल को जो है खरपतवार मुक्त कर सकते हैं, धान की फसल को खरपतवार मुक्त कर सकते हैं। कि मक्के की खेती अगर कोई किसान करता है खरीफ में तो उसमें किस तरह के खरपतवार होते हैं और उसका नियंत्रण कैसे किया जाए? देखिए, मक्के की खेती में अभी तीनों प्रकार के खरपतवार पाए जाते हैं, सकरी पत्ती वाले, चौड़ी पत्ती वाले और मोथा वर्गीय। ये तीनों प्रकार के खरपतवार पाए जाते हैं और उनके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि वो मक्के की बुआई के बाद जो है 1 किलोग्राम एट्राजीन पर हेक्टेयर की दर से अगर बुआई करते हैं, छिड़काव करते हैं, तो चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं उनका नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा टेक्निकल जो है हेलोसल्फुरान, उसकी 60 ग्राम से लेकर के 18 ग्राम की डोज प्रति हेक्टेयर अगर किसान भाई बुआई के 20 से 25 दिन के बाद इस्तेमाल करते हैं तो मोथा वर्गीय जो खरपतवार होते हैं उनका नियंत्रण किसान भाई कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा जो टेक्निकल है वो टेप्रेमाजोन, ये करीब 25 से 33 ग्राम प्रति हेक्टेयर की इसकी डोज है और इसको बुआई के 15 से 20 दिन के बाद जो है स्प्रे करने से चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती के खरपतवारों की रोकथाम किसान भाई कर सकते हैं। चौथा जो टेक्निकल है वो टेम्बोट्रिबोन है, वो उसका जो है टेम्बोट्रिबोन का 120 ग्राम प्रति हेक्टेयर की डोज ले करके बुआई के 15 से 20 दिन के बाद किसान भाई अगर अपने खेतों में स्प्रे करते हैं तो चौड़ी पत्ती, सकरी पत्ती और मोथा वर्गीय, ये तीनों प्रकार की जो खरपतवार मक्के की फसल में हैं उनसे जो है किसान भाई छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा ये जो टेक्निकल्स हमने बताया, इन टेक्निकल्स का मिक्सचर भी किसान भाई बना करके ले सकते हैं, जैसे टेप्रामाजोन और एट्राजिन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी किसान भाई बना सकते हैं। इस दशा में टेप्रामाजोन को 25.2 ग्राम लेना है और एट्राजिन को 500 ग्राम लेना है और दोनों को मिक्स करके जो है बुआई के जो है 15 से 20 दिन के बाद अगर स्प्रे करते हैं तो चौड़ी पत्ती वाले और मोथा वर्गीय जो खरपतवार हैं उनकी रोकथाम कर सकते हैं। और आखिरी जो है टेम्बोट्रिबोन और एट्राजिन, इसका भी एक मिक्सचर बना करके जिसमें कि टेम्बोट्रिबोन जो है 120 ग्राम और एट्राजिन 500 ग्राम दोनों को साथ में ले करके बुआई के अगर 15 से 20 दिन के बाद जो है किसान भाई अपने खेत में स्प्रे करते हैं तो वहाँ पर ये चौड़ी पत्ती, सकरी पत्ती और मोथा वर्गीय जो तीनों प्रकार के खरपतवार होते हैं उनसे जो है अच्छी तरीके से अपनी फसल का नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम ज्वार और लघुधान की खेती की बात करते हैं तो इसमें किस तरह के खरपतवार होते हैं? ज्वार और लघुधान के लिए अभी किसान भाइयों को चाहिए कि 500 से लेकर के 750 ग्राम जो है प्रति हेक्टेयर की डोज से 2,4-D का स्प्रे कर सकते हैं और इसको जो है स्प्रे बुआई के जो है 20 से 25 दिन के बाद करना है, तो इससे वो चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार हैं उनकी रोकथाम कर पाएंगे। साथ के साथ जो है सकरी पत्ती वाले खरपतवारों का नियंत्रण करने के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि एट्राजीन का 250 से लेकर के 500 ग्राम की डोज जो है बुआई के से लेकर के बुआई के 3 दिन के अंदर अगर स्प्रे करते हैं तो सकरी पत्ती वाले जो खरपतवार हैं उनका नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब हम अलग अलग इसलिए बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने किसान भाई बहनों को कि किस तरह की फसलों में किस तरह के केमिकल के इस्तेमाल से वो खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। हमने धान की खेती की बात कर ली, मक्के की बात कर ली और ज्वार और लघुधान की बात कर ली। डॉक्टर साहब, उड़द और मूंग की खेती भी खरीफ में बहुत ही तेज़ी से की जाती है, तो इसमें किस तरह के खरपतवार लोगों को परेशान करते हैं और कैसे बचा जाए उससे? देखिए, उड़द और मूंग की जो पत्ती होती है वो चौड़ी पत्ती के कैटेगरी में आता है। उड़द और मूंग दोनों ही चौड़ी पत्ती का फसल है और दलहनी फसल है, तो इसमें खरपतवार के नियंत्रण के लिए पेंडीमेथिलीन का किसान भाई इस्तेमाल कर सकते हैं। और पेंडीमेथिलीन चूँकि प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड है, तो प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड है तो इसमें खरपतवार उगने से पहले यानी कि उड़द और मूंग की बुआई करने के तुरंत बाद से लेकर के बुआई करने के 3 दिन अंदर तक जो है पेंडीमेथिलीन
जो है करीब 1 लीटर की डोज ले करके जो है अगर किसान भाई स्प्रे करते हैं तो सकरी पत्ती और कुछ चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार हैं उसका नियंत्रण किसान भाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये क्विजालोफॉप इथाइल आता है। क्विजालोफॉप इथाइल जो है 50 ग्राम प्रति हेक्टेयर की डोज से जो है अगर 15 से 20 दिन के बाद किसान भाई स्प्रे करते हैं, बुआई के 15 से 20 दिन के बाद, तो सकरी पत्ती वाले जो हैं और सकरी पत्ती वाले खरपतवार और कुछ हद तक जो है मोथा वर्गीय जो है खरपतवारों का नियंत्रण ये क्विजालोफॉप इथाइल से कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इमाजेथापायर नाम की एक टेक्निकल आता है। इमाजेथापायर का जो है 100 ग्राम की डोज लेनी है और इसको जो है बुआई के 15 से 20 दिन के बाद अगर इसका फसल पे स्प्रे करते हैं तो चौड़ी पत्ती वाले, मुख्य रूप से ये चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार पे काम करता है और कुछ जो है सकरी पत्ती वाले जो खरपतवार हैं उनके नियंत्रण जो है हो सकता है। तो 3 उड़द और मूंग की खेती के लिए 3 टेक्निकल हमने आपको बताए। पहला एक पेंडीमेथिलीन है जिसका इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं, और क्विजालोफॉप इथाइल है जिसका इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है इमाजेथापायर ये टेक्निकल का इस्तेमाल करके उड़द और मूंग की खेती में किसान भाई अपने फसल को खरपतवार से नियंत्रित कर सकते हैं। सर, अरहर की खेती को बड़ा मजबूत माना जाता है कि मतलब लोग सोचते हैं कि अरहर की खेती में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, तो इसमें भी किस तरीके के खरपतवार का प्रभाव होता है और कैसे उससे बचा जा सकता है, इसके बारे में भी कुछ बताएं। देखिए, उड़द और मूंग की तरह ही अरहर भी दलहनी फसल है और अरहर का पत्ता भी चौड़ी पत्ती की कैटेगरी में आता है। तो किसान भाइयों को जो हमने सजेस्ट किया है उड़द और मूंग, और वही खरपतवार का इस्तेमाल जो है अरहर की खेती में भी कर सकते हैं। डोज थोड़ा सा कम ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि हर एक फसल की जो है हर्बिसाइड को के डोज को बर्दाश्त करने की जो है उसकी एक लिमिटेशंस होती है, एक क्षमता होती है। तो अरहर की फसल में किसान भाई पेंडीमेथिलीन का 700 ग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको बुआई से लेकर के बुआई के 3 दिन के बाद तक जो है उसको करते हैं तो सकरी पत्ती वाले और कुछ चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को ख़त्म कर सकते हैं। क्विजालोफॉप इथाइल तो 50 ग्राम इसकी डोज है, इसको 15 से 20 दिन के बाद जो है सकरी पत्ती के खरपतवार के लिए कर सकते हैं, और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के लिए इमाजेथापायर जो है 100 ग्राम अगर बुआई के 15 से 20 दिन के बाद लेते हैं तो उससे चौड़ी पत्ती, तो चौड़ी पत्ती के लिए इमाजेथापायर हो गया, सकरी पत्ती के लिए आपका जो है क्विजालोफॉप इथाइल हो गया, और ये पोस्ट इमरजेंस हो गया। मतलब अरहर की मान लीजिए फसल बो गई है, बोने के बाद खरपतवार उसमें उग गए, तो उन खरपतवारों में को कंट्रोल करने के लिए वो जो खरपतवार उगे हैं उसमें चौड़ी पत्ती भी वाले होंगे, सकरी पत्ती वाले होंगे और मोथा वर्गीय भी होंगे। तो उनके नियंत्रण के लिए, समुचित नियंत्रण के लिए क्विजालोफॉप इथाइल और इमाजेथापायर का इस्तेमाल करना है। अब जो भी किसान भाई चाहते हैं कि हमारे अरहर की फसल में खरपतवार उगे ही ना, उसके लिए किसान भाइयों को बुआई के बाद ही तुरंत जो है पेंडीमेथिलीन का अगर स्प्रे करते हैं तो खरपतवार कम उगेंगे, या अगर दवा का इस्तेमाल सही ढंग से हुआ है तो खरपतवार ना के बराबर उगेंगे। ठीक है। अब अगर तिलहनी फसलों की कुछ बात करें, जैसे सोयाबीन, तिल और राम तिल है या मूंगफली है, तो इसमें किस तरह के जो खरपतवार होते हैं वो किसान भाई बहनों को परेशान करते हैं और उसका नियंत्रण कैसे किया जाए? बिल्कुल। अभी देखिए, सोयाबीन की फसल की अगर बात करें, सोयाबीन की फसल इस खरीफ सीजन में बहुतायत मात्रा में किसान भाई लगाते हैं। तो सोयाबीन की फसल में खरपतवार के नियंत्रण के लिए किसान भाई मेट्रीब्यूजिन का करीब 350 से लेकर के 500 ग्राम की डोज ले करके बुआई के समय से 3 दिन के बाद तक जो है चौड़ी पत्ती और कुछ सकरी पत्ती वाले खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा टेक्निकल जो सोयाबीन की फसल में खरपतवार का नियंत्रण के लिए प्रभावी है वो है ऑक्सडाइजोन है। ऑक्सडाइजोन जो है 500 ग्राम जो है प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के तुरंत बाद से लेकर के 3 दिन के अंदर अगर इस्तेमाल करते हैं तो चौड़ी पत्ती वाले, मुख्यतः चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों का प्रबंधन हो पाएगा, और ये ऑक्सडाइजोन जो है कुछ सकरी पत्ती वाले खरपतवारों का भी प्रबंधन में मददगार होता है। यहाँ भी किसान भाई जो है इमाजेथापायर जो 100 ग्राम है
100 ग्राम की डोज ले करके बुआई के जो है 20 से 25 दिन के बाद अगर इस्तेमाल करते हैं तो मुख्य रूप से ज़्यादातर जो है चौड़ी पत्ती का और कुछ हद तक कुछ सकरी पत्ती वाले खरपतवार भी जो है नियंत्रण किया जा सकता है। चौथा टेक्निकल जो है जो सोयाबीन की खेती में इस्तेमाल किया जा सकता है खरपतवार नाशी के रूप में, तो वो है फिनॉक्साप्रोप। फिनॉक्साप्रोप जो है किसान भाई चाहें तो फिनॉक्साप्रोप 80 से 100 ग्राम या क्यूजोलाफॉप को भी 50 ग्राम की डोज बुआई के 20 से 25 दिन के बाद, यानी कि पोस्ट इमरजेंस खरपतवार उगने के बाद जो है 20 से 25 दिन तक जो है अगर इस्तेमाल करते हैं तो उस दशा में सकरी पत्ती वाले खरपतवारों का प्रबंधन बड़े आसानी से कर सकते हैं। आखिरी है इसमें किसान भाई चाहें तो इस केस में भी क्विजोलफॉप इथाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं बुआई के बाद 20 से 25 दिन के बाद, और इससे जो है सकरी पत्ती वाले खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। तो अभी जैसा कि सोयाबीन की फसल की हमने बात करी, तो सोयाबीन की फसल में हमने किसान भाइयों को 5 टेक्निकल खरपतवार नाशी सजेस्ट किए हैं, जिसमें 2 टेक्निकल, पहला मेट्रीब्यूजिन और दूसरा ऑक्सडाइजोन, ये प्री इमरजेंस हैं। तो इसको किसान भाइयों को चाहिए कि बुआई करने के तुरंत बाद से लेके 3 दिन के अंदर इन दवाइयों का स्प्रे कर दें, जिससे कि खरपतवार का संपूर्ण जो है नियंत्रण किया जा सके जो है। इसके बाद जो है मैंने 3 टेक्निकल बताया, इमाजेथापायर, फिनॉक्साप्रोप और क्विजोलफॉप इथाइल, ये 3 टेक्निकल जो हैं, ये 3 टेक्निकल पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड हैं, और इनको सोयाबीन की फसल की बुआई के 20 से 25 दिन के बाद अगर स्प्रे करते हैं तो तमाम तरीके के खरपतवार, चाहे चौड़ी पत्ती वाले हों या सकरी पत्ती वाले हों या मोथा वर्गीय हों, उनका जो है प्रभावी तरीके से नियंत्रण किसान भाई कर सकते हैं। तो सोयाबीन का हो गया अभी। अब सोयाबीन के अलावा जो दूसरी फसल है जो बहुतायत रूप में हमारे यहाँ लगती है वो मूंगफली की फसल है, और मूंगफली की फसल में खरपतवार के नियंत्रण के लिए किसान भाई जो है ऑक्सीफ्लोरोफेन जो है 250 से लेकर 300 ग्राम की डोज ले करके बुआई के तुरंत बाद अगर इस्तेमाल करते हैं तो चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती दोनों तरीके के जो है खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा चूंकि ये भी दलहनी और तिलहनी मतलब उसमें आता है, 2 दाल वाली होती है मूंगफली भी, तो इस केस में यहाँ भी जो है जो मैंने पहले टेक्निकल बताया था, इमाजेथापायर 100 ग्राम और क्विनोलफॉप इथाइल 50 ग्राम, इसका अगर इस्तेमाल बुआई के 15 से 20 दिन के बाद या बुआई के 15 से 25 दिन तक जो है अगर किसान भाई इस्तेमाल करते हैं तो मूंगफली की फसल में प्रभावी रूप से जो है अपने खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। आखिरी फसल मैं लेना चाहूँगा एक जो कपास की फसल है। कपास की फसल, इसमें भी खरपतवारों के नियंत्रण के लिए एलाक्लोर नाम की एक टेक्निकल आता है। एलाक्लोर का जो है करीब 2000 ग्राम प्रति हेक्टेयर की डोज से अगर लेते हैं तो बुआई के से ले करके बुआई के 3 दिन बाद तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुख्यतः ये एलाक्लोर जो होता है वो सकरी पत्ती वाला जो है और कुछ हद तक चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को कंट्रोल करता है। इसके अलावा और सारे टेक्निकल हैं, जैसे डाईयूरान है। डाईयूरान 750 ग्राम की डोज लिया जा सकता है। ब्यूटाक्लोर भी 1000 ग्राम की डोज लिया जा सकता है। इनको जो है बुआई के तुरंत बाद अगर इस्तेमाल करते हैं तो खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। पोस्ट इमरजेंस के रूप में एक दवाई मुझे ध्यान में आ रही है, वो उसका नाम है पायरीथी ओबेक सोडियम के नाम से आती है, और ये पोस्ट इमरजेंस काम करती है। और इसका जो है 75 ग्राम की डोज ले करके बुआई के कपास की बुआई के 20 से 25 दिन के बाद अगर किसान भाई स्प्रे करते हैं तो कपास की फसल में जो है खरपतवारों का प्रभावी ढंग से नियंत्रण कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जो महत्वपूर्ण फसलें हैं खरीफ की से जुड़ी हुई, वो कहीं ना कहीं आपने उसको कवर कर लिया डॉक्टर साहब, और सारी जानकारी आपने दी कि कैसे उनका जो खरपतवार उसमें कौन कौन से होते हैं और कैसे उनका नियंत्रण आप कर सकते हैं जी। अभी तो उम्मीद है कि किसान भाई बहनों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपकी बात को सुनने के बाद। और दोस्तों, आज आपको पता है कि हम बात कर रहे थे कि खरीफ की फसलों में खरपतवार का प्रबंधन कैसे करें। इस विषय में जानकारी आपको दे रहे थे डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जी। आप इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से
से हैं और आप कार्यक्रम सुन रहे थे देश किसान हमारा किसान। तो इस कार्यक्रम में आगे फिर आपसे मुलाकात होगी। आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर साहब आप समय निकाल करके आए स्टूडियो में और महत्वपूर्ण जानकारी साझा की हमारे किसान भाई बहनों के साथ, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद अभी।